हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। उस टॉपिक का नाम है गांव का प्रशासन। गांव का प्रशासन, इसका मतलब क्या हुआ कि गांव में प्रशासनिक व्यवस्था कैसे काम करती है और गांव का प्रशासन लोगों के प्रति कैसे उत्तरदायी है और गांव के लोगों के क्या अधिकार हैं, इन सबको इसमें चर्चा की गई है। साथ ही साथ इसमें एक स्टोरी बना करके एनसीईआरटी ने गांव की हर एक प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है। और चैप्टर को पढ़ेंगे अगर आप ग्रामीण परिवेश से होंगे, इफ़ यू आर फ्रॉम ए रूरल एरियाज़, तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि वॉट एवर हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हियर होता है वही है। मतलब कि अगर आप गांव में जाएंगे यू विल सी कि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। और निश्चित रूप से अगर ये हो रही हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए इसके बारे में भी दिखाया गया है कि समस्याएं आती रहती हैं। दूसरी तरफ अपने नागरिकों को, जो कि बच्चा अभी 6th क्लास में पढ़ रहा है, पहले उसको मानकर चलिए, ये माना जा रहा है कि उसको भी अपने अधिकारों और की पूरी जानकारी होनी चाहिए और साथ साथ वो ग्रामीण परिवेश के में जो ग्राम का प्रशासन है उसके बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम जो इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, माना कि एनसीईआरटी 6 का ही है ये, यहाँ पर चूँकि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ तो इसके पीछे आइडियाज़ क्या हैं। आइडियाज़ ये हैं, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप एक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बनते हैं, ठीक है ना, तो यू आर लाइकली टू फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। काफ़ी संभावनाएं हैं कि आपको इस तरह की चीज़ों का सामना करने पड़े। तो हाउ टू रिजॉल्व द इशू, कैसे समस्याओं को समाधान किया जाए, इसके बारे में वो चर्चा किया है। अब क्या क्या गांव में आता है, यू विल सी ईच एंड एवरीथिंग हियर, सबका आपको जानकारी होगी, ठीक। देखिए कहता क्या है कि भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनको पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो उसने संख्या बता दिया कि भाई अगर भारत में 6 लाख से अधिक गाँव हैं तो कोई केंद्रीय शासन इनको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो यहीं पर क्या हुआ था, सब चीज़ों का विकेंद्रीकरण किया जाता है, डिसेंट्रलाइज किया जाता है। अब फिर वो कहता है कि क्यों किया जाता है, कहता है कि अगर कोई एक केंद्र से काम करना था नहीं कर पा सकता है। गाँव में आदमी रहते हैं, एक नागरिक हैं, तो उनके लिए क्या है, उनको पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, सड़क भी चाहिए। तो अब चीज़ है कि इन सब व्यवस्थाओं को कौन करेगा, तो वही पर चीज़ आती है। पहले आती है कि ग्रामीण प्रशासन है ना, वो इन सब चीज़ों को देखेगी। दूसरी तरफ आता है इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को निपटाने की भी ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, गांव में अगर हर एक लोगों का, प्रत्येक का एक रिकॉर्ड नहीं होगा तो समस्याएं पैदा होती हैं। कोई कभी भी किसी खेत के बारे में दावा कर सकता है, कभी कोई किसी बाग के बारे में दावा कर सकता है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर सरकार के पास उनका रिकॉर्ड होगा तो वह उनके विवादों को निपटाने में सफल होगी, ठीक है ना। मतलब इशू कैन बी रिजॉल्व वेरी इजली इन सच केस इफ देयर इज ए विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। गांव में का प्रशासन की व्यवस्था है। फिर क्या कहता है, इन सबकी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक, वही क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। इस पाठ में कहता है कि 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। अब वो कहता क्या है कि गांव के प्रशासन के लिए मूल रूप से 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है।
तो वो उनकी चर्चा बाद में करता है कि कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, 2। ठीक है, यहाँ पर डीएम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एसपी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर गांव की प्रशासन सही चलती है। हाँ, अगर प्रशासनिक व्यवस्था फेल होती है तब उस केस में आप आगे जा सकते हैं, लेकिन इनसे अपेक्षा की जाती है, इनसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि ये सभी आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ठीक, अब आप ये देखिए कि गांव का पहले आता है, कहते गांव में अगर झगड़ा हो गया तो क्या होगा। अब ये दिखा रहा है कि रघु है और मोहन, इनके बीच एक विवाद पैदा होता है। वो विवाद क्या, उसकी हम चर्चा बाद में करते हैं, देखते आके हैं। तो उस विवाद से हर एक चीज़, जब विवाद होता है तो उसी में प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सब कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, है ना, विवाद के साथ ही साथ। क्यों? क्योंकि पहले से ज़मीन विवाद आता है तो प्रशासन देखता है, फिर उसके बाद झगड़े में मारपिटाई कर होता है तो पुलिस प्रशासन का काम बन जाता है। तो वो इसी स्टोरी को बना करके, एक कहानी को बना करके सब चीज़ों को दिखा देता है कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। जैसे आपने फिल्म में देखा होगा कि फिल्म में क्या होता है, 2-3 घंटे के अंदर कोई स्टोरी बनाई जाती है ना। स्टोरी जब बनाई जाती है तो उसी में जो है हर एक चीज़ को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हुए अल्टीमेटली इस फिल्म में कहना क्या चाहता है, उसका फिल्म का जो नाम रहता है वो नाम सामने आ जाता है कि आफ्टर ऑल इस फिल्म का नाम ये क्यों दिया गया था। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दो, फिल्म शोले। शोले क्या, आग का भड़कना, तो फिल्म का नाम आग दिया गया। तो इसमें शोले के बीच में ही जो है पूरी कहानी छिपी हुई है कि उनके अंदर किस कारण से शोले भड़कते हैं, उनके अंदर किस कारण से शोले भड़कते हैं, क्यों गब्बर सिंह आ जाता है, क्यों विजय वीरू आ जाते हैं। ठीक है ना, कहाँ से कालिया आता है। खैर, ये फिल्मों की बातें मुझे नहीं करना है, मैंने एक एग्जाम्पल की आपको दिया है। ठीक, गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है, खेतीलायक ज़मीन है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। पड़ोसी का खेत कौन है, रघु और रघु का है। दोनों के ही खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ का थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे, जैसे हम लोग क्या प्रधान भी होते हैं, तो प्रधान सरपंच वही है। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है और बीच बिछाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जा कर के रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। अब देखिए, पहले स्टेप पे क्या दिखा रहा है कि एक ज़मीन का विवाद पैदा हुआ। ठीक है ना, तो ज़मीन का विवाद पैदा हुआ तो ज़मीन के विवाद के साथ मारपिटाई भी हो गया। मतलब क्या है कि फौजदारी भी का केस आ गया सामने। ठीक है, तो अब चक्कर ये है कि जब ये लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया तो अब ये मतलब कि पुलिस का भी केस हो गया।
तो यहाँ पर वो दिखा रहा है कि गांव में आपने देखा होगा कि दबंग लोग होते हैं, इसमें दो राय नहीं है। जो दबंग होते हैं कहीं के भी, गांव की बात नहीं कहीं है, दबंग के अगेंस्ट, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता है। माना कि अभी आपने देखा होगा सड़कों पर भी बहुत ऐसे क्राइम हो जाते हैं कि लोग अपनी जान बचाते हैं, किसी को बचाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, है ना। लेकिन अगर ऐसा कोई भी एक आदमी हिम्मत बना ले, हम देखते हैं कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा, दिखाता है कि सड़क पर लोग मारे जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बगल से लोग ऐसे गुजरते जाएं जैसे उनका मतलब, वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, अगर एक जागरूकता हो अंदर आदमी के कि नहीं भाई, जब को देखा है एक से 10 आराम से निपट सकते हैं, अगर उसी को मिल करके अपराधी को वो लोग मार पिटाई करके पुलिस थाने हवाले कर दे या जैसे भी कर दे, इस तरह की घटनाएं अगर टीवी मीडिया में आनी शुरू हो जाए कि एक अपराधी सड़क पर ऐसा काम कर रहा था, लोगों ने मिल कर मारा, ये किया वो किया, पकड़ा, पुलिस के हवाले किया, तो धीरे धीरे अपराधी जो सड़क पर आए दिन गलत काम करते हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब इन्होंने देखा कि देखिए, अब दबंग की बात हम कर रहे थे कि भाई सही बात है, कोई भी दबंग अगर कुछ काम करता है तो सभी लोग डरते हैं, सभी लोग कहते भैया हमसे क्या मतलब है, सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक दिखा रहा है कि लड़ाई तो हो गई, मार पिटाई भी हो गई है, मोहन सही भी है, लेकिन अब मोहन सोच ही नहीं पा रहा क्या किया जाए। अब चूंकि एक डाकघर का कर्मी है गांव का, चूंकि वो सरकारी आदमी है, इसलिए उसको पता है कि इस केस में क्या क्या किया जा सकता है ना। इसलिए उसने आगे दिया कि भाई रिपोर्ट लिखवाई जाए। अब फिर कुछ कहते हैं कि रिपोर्ट मतलब प्राथमिक FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसको FIR बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन वो सोच रहा है कि भाई इतना पैसा लग जाएगा, कुछ होना जाना नहीं है। ये सोच जानते हैं केवल इस कहानी में नहीं है, एक जन सामान्य की सोच है भारत की, मतलब कि जो यहाँ की पुलिस व्यवस्था है ये बिल्कुल सोच उजागर किया गया है, इसमें दो राय नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों के आंखों के सामने यह घटना हुई थी उनको लेकर के पुलिस थाने जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले, इसी को कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, है ना, FIR, ठीक है ना, प्राथमिक दर्ज कराना। जैसे अब रघु वाले क्या कह सकते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं मार पिटाई करने वाले कि साहब वो क्या था, वो मोहन हमारे यहाँ आ गया, हमारे मार पिटाई कर, देखिए हमको भी चोट लगी है, सब कुछ है, हाँ उसके चक्कर में क्या है कि हमारा उसको भी चोट लगा होगा या लग गया है, लेकिन उसे हमारे पर हमला किया, इसलिए हमने अपने आत्मरक्षा ऐसा काम किया है और उसको बंद करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। अब पुलिस ये कहती है, पुलिस के यहाँ एक होती परंपरा होती है कि जो पहले थाने पहुंच गया उसको मानते हैं लोग कि भाई ये नियम कानून को मानने वाला है, इसने तुरंत सूचना दिया। और जो दूसरा बाद में जाता है कहते हैं अरे हमें कोई घटना मालूम हो गया, क्या हुआ है, तुम्ही ने, तुम गड़बड़ तुम्ही हो, तुमने, तो ऐसी स्थिति हमेशा ही पैदा होती है ना। ये चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, जो भी दबंग आदमी होते हैं कोशिश करते हैं कि घटना को अंजाम देने के बाद, और चूँकि उसका केस मजबूत मान लिया जाता है, क्योंकि पुलिस ये कहती है कि भाई ये आदमी तो अपने बचाव में काम किया था, और पुलिस ने जो है मान लेती है कि वो तो आदमी हमारे पास आया भी नहीं था, है ना। अगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया तो जो बेचारा पीड़ित तो वही गिरफ्तार हो जाएगा कि भैया चलो 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 ये फलाने आए थे, तुमने क्या किया है। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर ये हुआ कि भाई लोगों ने कहा भाई ठीक है रघु दबंग तो है, इसमें दो राय नहीं है, रघु पहुँच भी गया होगा, थाने में भी भाई उसकी पहुँच होगी, है ना, थानेदार से मिल भी लिया होगा या पुलिस चौकी इंचार्ज से भी मिल लिया होगा। तो लोगों ने कहा भाई ठीक है, लेकिन चूँकि एक डाकघर कर्मचारी ने बताया था उसको, तो इन लोगों को लगा कि भाई घटनाएं तो कई लोगों के सामने हुई है, गवाह तो कई हैं इसके सामने, तो जब इतने गवाह हैं तो रघु के एक FIR करने से, है ना, ये थोड़े मान लिया जाएगा उसकी रिपोर्ट करवाने से, रिपोर्ट दर्ज करवाने से कि वो सही है। तो अब क्या हुआ
कि सभी लोग जाने को तैयार हो गए। अब देखिए कहता है कि पुलिस थाने का क्षेत्र, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। हर एक चीज़ का एक जुरिडिक्शन होता है। जुरिडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। ऐसा तो है नहीं कि एक ज़िले का डीएम दूसरे ज़िले के कर्मचारी या किसी को आदेश कर दे, या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के में कोई आदेश दे दे। मतलब क्या, हर एक चीज़ का अधिकार क्षेत्र होता है कि जितना उनको अधिकार दिया गया है वो उसी में काम करेंगे। और आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, है ना, उसका जुरिडिक्शन कहाँ है, उसका थाना कहाँ है, वो तहसील कहाँ है, वो हमारा लेखपाल कौन है, वीडीसी कौन, जो चीज़ है। खैर, अब देखिए, थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बाहर थाने चलें? मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। उसी के देखिए, अभी आप एक चीज़ को और एक्सप्लेन किया जा रहा है इस कहानी के माध्यम से कि ऐसा नहीं है कि आप जहाँ चाहें वहीं पर रिपोर्ट दर्ज करवा दें। अरे हर एक थानेदार को या पुलिस चौकी जो भी है उसका एक क्षेत्र है कि इतने क्षेत्र के अंदर जो भी घटनाएं घटित होंगी उसके लिए उस थाने का ही पुलिसकर्मी काम करेगा, उसके लिए वही जिम्मेदार है। तो वही कह रहा है कि इसको अलग कर दिया कि एक जुरिडिक्शन कि यह गाँव, कि हमारा गाँव इसी क्षेत्र में आता है। अब देखिए कहता है, अगर आपके गांव में चोरी हो जाती तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे? जो थाना के जुरिडिक्शन में आ रहे होंगे आप। मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था? मोहन को रघु झगड़ा करने में क्यों डर लग रहा था? कुछ लोगों ने कहा मोहन को पुलिस थाने में दर्ज कराना चाहिए, जबकि कुछ ऐसा करने से मना करते। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए? खैर छोड़िए। अब देखिए कह रहा है, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। अभी देखिए, ये थाने का दिखाया गया, उसकी बाद में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये थानेदार या पुलिस के 2 भी अधिकारी बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो है शिकायतकर्ता उनके सामने जा कर के बता रहा है। अब बता रहा है कि इनकी जिम्मेदारी है कि इनको जितने गांव का क्षेत्र दिया गया है कि इसके सभी किसी भी हर एक अपराध की जिम्मेदारी होगी, तो वो उनके पास पहुँचते हैं। तो ये अपने आदमियों, अपने पुलिस को, दीवान को, हवलदार को, जिसको भी भेज के कहते हैं भाई पहले पता लगाओ कि वहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है। जरूरत पड़ने पे स्वयं जाते हैं। अब देखिए क्या कहता है, पुलिस थाने में होने वाला काम। अब देखिए क्या है, इसी तरीके से आपको हर चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसने पूरा मामला बताया। मोहन थानेदार बताया, उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी मोटी शिकायतों की जांच पड़ताल करने का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन की उसकी आंखों के सामने पीटा गया है, मगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामले को दर्ज करने का जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत दर्ज लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले हर एक दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल करने के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ पर देखिए, थानों में दुनिया जानती है
कि थानों में जल्दी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है बड़े बड़े घटनाओं को, वेल नोन है, शासन भी जानता है प्रशासन भी जानता है ना। क्यों नहीं करते वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसका पीछे कारण क्या होता है कि वो दिखाना चाहते हैं वहाँ के अधिकारी उस क्षेत्र के, चाहे वो थानेदार हो चाहे पुलिस हो, कि हमारा प्रशासन इतना अच्छा चल रहा है कि हमारे यहाँ कोई घटना ही नहीं हो रही है ना। इन कारणों को रखते हुए अपने कैरेक्टर रोल को बचाने के लिए वो किसी भी तरह की घटना के एफआईआर, क्योंकि एफआईआर जैसे कि ये लिखित होता है, देखिए लिखित नहीं तैयार हो रहे हैं कि लिखने के बाद वो बता सकता है कि भैया मैंने लिखित सूचना दिया, मौखिक सूचना पर तो कह देगा कि हमारे पास कोई आया ही नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बताना हम चाहेंगे कि अगर कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है तो लोग अंत में मजबूर होकर के क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट के यहाँ एक एप्लीकेशन देते हैं, है ना। तो मजिस्ट्रेट देखता है कि भाई वास्तव में इसके साथ ऐसा हुआ है, तो वो धारा 156(3) के तहत वो एसओ को ऑर्डर करता है थानेदार को कि इसकी एफआईआर किया जाए। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या है, ऐसी घटनाएं सबके साथ में होती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा होती है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि अगर आप ये देखिए कि अगर मजिस्ट्रेट को ये मालूम हुआ कि एफआईआर नहीं दर्ज किया जा रहा है तो ठीक है, उसने एफआईआर का आदेश किया, उसके साथ एक चीज़ और क्या होनी चाहिए कि थानेदार का भी स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, क्योंकि अगर वो आदेश कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो कन्विंस है कि इसके साथ ऐसा घटना हुआ है, क्योंकि आदेश है ना, वो निर्णय नहीं सुना रहा, केवल उसका आदेश है कि नहीं। तो उस एसओ से भी पूछना चाहिए कि भाई अगर तुमने इसका एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया, क्योंकि मजिस्ट्रेट है ना, मजिस्ट्रेट ने हर बारीकियों को देखा होगा, तो वो लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए, आप थाने चले जाइए, एक एप्लीकेशन लेकर फाड़ कर फेंक देंगे आपका। यहाँ तक कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया, सामान चोरी भी हो गया होगा, तो आप जाकर पुलिस चौकी आप थाने में जाकर देख लीजिए कि वहाँ पर आपके साथ क्या होता है। उसकी भी लिखित सूचना देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है उसको आप स्वयं जानते हैं, है ना। नहीं तो आपको, क्योंकि आप पता चला कि आपका मोबाइल गायब हो गया है, सिम है, वहाँ कंपनी कहती है भैया कि हमारे यहाँ हमारे पास प्राथमिकी चाहिए, तभी आपके मोबाइल का वो होगा, नहीं सिम अलॉट होगा, है। तो आदमी मरता क्या नहीं करता, उनको पता, मान लीजिए किसी अपराधी के हाथ लग गया तो वो अपराधी क्या करेगा, उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो जब दुरुपयोग करेगा, जिसके नाम से सिम है, जिसके नाम से मोबाइल है, अनायास में बेचारा पकड़ा जाएगा। तो मजबूर होकर किसी तरीके से वो जा कर के, है ना, दूसरे, मतलब अब उसको मैं इसमें नहीं कहना चाहता हूँ, दूसरे मीन्स का प्रयोग करके किसी तरीके से अपना सूचना दे करके एक कॉपी ले करके आगे बढ़ता है कि भैया हाँ आप देखिए, मोबाइल कंपनी को भी बता देता है और साथ साथ सिम वालों को बताता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ये देखिए, अगर ये एफआईआर दर्ज न करने की स्थिति आती है, अगर देखा जाए तो अगर सीसी कैमरे लगा दिया जाए वहाँ पे, क्या होगा, आदमी कहेगा ना कि मैं थाने गया था, और उस सीसी कैमरे का रिकॉर्ड डेली मांगा जाए, शासन मांगे कि भाई ज़रूरत पड़ने पर कोई आदमी कहता है कि अभी मजिस्ट्रेट के पास भी नहीं गया, क्या उच्चाधिकारी के पास ही गया कि साहब मैं कल गया हुआ था वहाँ पे, ऐसे साहब मेरा सुने ही नहीं। तो पहले तो ऐसे साहब कहते मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। अब जानते तो जिस दिन गया है उस दिन का जो है रिकॉर्ड मंगवा लिया जाए वहाँ से, सीसी कैमरे का, मालूम हो जाएगा कि भाई ये आदमी गया था। तो आदमी गया था तो ऐसे थोड़े कहता था कि थाने में चोरी करने गया था, उससे पूछा जाए कि आखिर आदमी किस लिए आपके पास गया था, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाएगा। तो तमाम दुर्व्यवस्थाओं से आदमी को बचाया जा सकता है, रास्ते बहुत हैं, लेकिन चूँकि अधिकार क्षेत्र जो होता है शासन प्रशासन का होता है, शासन प्रशासन किस तरीके से काम करते हैं, एक आम आदमी चूँकि उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसलिए चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं और इस पर कोई काम नहीं हो पाता है। अब देखिए, पुलिस विभाग का तो काम हो गया, ठीक है। अब दूसरे विभाग के काम की चर्चा वो कर रहा है कि अब इनका क्या रोल होता है, उसी को देखिए कहानी के माध्यम से समझा रहा है। आपने राजस्व विभाग का काम, आपने पढ़ा होगा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हुई। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कि वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे
किया जाता है। अब वो कहते हैं देखिए वहाँ पे तू मैं हुआ रघु मोहन के बीच में, है ना, लेकिन चूंकि मारपिटाई हो गई इसलिए उनको पुलिस केस करना पड़ गया। कह रहा है क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मारपिटाई की नौबत ही नहीं आती, मारपिटाई की नौबत ही नहीं आती। तो अब उसकी चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पे रोल राजस्व विभाग, रेवेन्यू की वो चर्चा कर रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करता है वहाँ पर है। कहता है कि अच्छा गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है, चलिए पता लगाने के लिए ये कैसे करते हैं। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अब ये देखिए एक सरकारी कर्मचारी की बात कर रहा है। पटवारी को कहीं कहीं लेखपाल भी कहते हैं। लेखपाल क्या है, लेखों को जो का संरक्षण करता है, इसीलिए कहते हैं दैट इज वाई इट इज़ नोन एज लेखपाल, हु कंजर्व द रिकॉर्ड ऑफ दैट विलेज। ओके, ठीक। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहलाते हैं, है ना। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगली पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। अब देखिए कहते हैं कि मान लीजिए इनका नाम कई स्टेट में अलग होता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने किताब के जो पर्टिकुलर स्टेट के लिए लिखा नहीं है, कहा था, लेकिन मतलब हम एक नाम को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, पटवारी को। तो कहता है कि पटवारी का काम क्या होता है। कहते हैं राजस्व विभाग क्या करता है, पटवारी के पास पूरी गाँव का रिकॉर्ड होता है। तो गांव में रिकॉर्ड उसके पास होता है, रिकॉर्ड कीपर एक तरह से होता है ना, उसके पास आता है। तो वो करता क्या है कि उसके पास खसरा और खतौनी होती है। अब आप कहेंगे खसरा खतौनी क्या होता है, तो खसरे में पर्टिकुलर एरिया का टोटल एरिया का रिकॉर्ड उसके पास होता है। अब खतौनी जो होता है वह जो होता है व्यक्ति विशेष के बारे के में पूरा रिकॉर्ड करता है कि इनके पास कितना खेत है, इनके आस पड़ोस मतलब कौन सी ये फसल उगाते हैं, कितनी ज़मीन है, कौन इनके बाप हैं, दादा हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन खसरा जो होता है उस पर्टिकुलर एरिया में आसपास के सभी लोगों के बारे में बताता है। ये होता है खसरा और खतौनी, ठीक। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। देखिए कंपटीशन पूछा था व्हाट इज़ जरीब, माना कि जरीब अब इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन चूँकि एनसीईआरटी का पार्ट है कि पटवारी लोग आमतौर पर किससे नापते हैं या पहले नापते थे, तो उस लोहे की जंजीर को क्या कहते हैं, वो जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई, अब देखिए क्या कहता है, ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं, मगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ किसका करके कि खेत की सीमा बदली गई है। अब वहीं पर हो रहा है ना कि गांव की बाउंड्री है, खेत है, मिट्टी का है, तो वो लोग काट कर आगे बढ़ते रहते हैं, दूसरे तरफ जाते रहते हैं। कहते हैं कि अगर ये मार पिटाई नहीं हुई होती मोहन के बीच में, अगर रघु ने नहीं काटा होता, तो सबसे पहले अगर वो चला जाता किसके पास, अगर मार पिटाई नहीं होती, पटवारी के पास जाता। तो पटवारी से कहता भैया कि देखिए हमारे खेत के अंदर घुस गए हैं। पटवारी आता जरीब से या आजकल टेप होता उससे नापता, हमें मालूम हुआ था कि मेड़ की पोजीशन सही है कि गलत है। अगर मेड़ जो है मोहन के खेत की तरफ गई है, इसका मतलब है कि उसके खेत का जो हिस्सा इन्होंने ले लिया। कहते हैं अगर ऐसी स्थिति पहले मार पिटाई नहीं होती तो खुद ही ये कौन करता, पटवारी इसका निर्णय ले सकता था। कहता भैया कि तुम पीछे हट जाओ, तुम इतना हिस्सा जो तुम काट कर आगे बढ़े हो वो तो मोहन का है। लेकिन अब चूंकि इसी कहानी के माध्यम से हर एक के रोल को समझा रहा है वो। पटवारी किसानों से घूम कर भी इकट्ठा करता। पटवारी का दूसरा भी काम क्या बता रहा है, ये नहीं केवल इतना काम करता है, वो भूमि कर भी है ना, ये भी इसका काम है। और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर
रिकार्डो मतलब रिकॉर्ड समझिए। रिकार्डो क्या है, तो इंग्लिश वर्ड रिकार्डो लिखा है एनसीईआरटी ने कैसे, अभिलेखों के आधार पर, है ना, बेस्ड अपॉन द रिकॉर्ड्स, नॉट रिकॉर्डों के आधार पर, ठीक है। तो कहता है कि अब पटवारी का रोल और हो गया कि वो घूमकर भी लगा रहा है और अपने क्षेत्र में कहाँ पर कितनी क्षेत्र में कहाँ गेहूँ बोया जा रहा है, कहाँ धान बोया जा रहा है, कहाँ पर दलहन का फसल हो रहा है, सरकार के पास रिकॉर्ड कैसे आती है ना। इसी से आता है कि मालूम होता है कि इस क्षेत्र में देश के अंदर या प्रदेश के अंदर या इस ज़िले में इतने क्षेत्र में ये फसल बुआई की गई है और उसका ईल्ड मतलब कितना उत्पादन हुआ है, उसके बारे में सभी रिकॉर्ड कौन देता है, उस गाँव का लेखपाल। देखिए एक चीज़ होगा, आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांवों के ज़मीन के अभिलेख रखता है, गांव के लोग पटवारी से कैसे काम करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर दैट यू हैव टू सी व्हाट यू हैव टू सी, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। यही देखिए क्या क्वेश्चन क्या आता है, कितने गांवों के लिए, फॉर हाउ मैनी विलेज। वो इसलिए बता रहा है कि अगर आपसे कंपटीशन में पूछा जाए तो आप ना समझें कि पटवारी जो केवल एक गांव का इंचार्ज होता है, नहीं, एक पटवारी के पास कई गांव होते हैं, है ना। अब तो टिक करने का कि पटवारी के पास एक गांव का अभिलेख होता है, आपने टिक कर दिया, लेकिन वो कितने गाँवों का, इसीलिए इसने इस चीज़ को फोकस किया है। अब देखिए, जिस खसरा खतौनी की हम बात कर रहे हैं, खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे यह पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। अब देखिए, राजस्व का रोल है यहाँ पर, रेवेन्यू का है कि बताता है खसरा 5, मतलब मैंने बताया ना कि एक पर्टिकुलर भूखंड मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया का जो रिकॉर्ड होता है दैट इज़ नोन एज खसरा। लेकिन जब इंडिविजुअल की बात आ जाती है, अब यहाँ पर जब अगर मोहन की बात आ जाएगी तो खतौनी की बात हो जाएगी, यहाँ भी खतौनी। अब उस एरिया का पूरा रिकॉर्ड बता रहा है, कह रहा है खसरा 5 में उसको देखा गया है, भाई देखा जाए क्या होता है। अब वो कहता है क्या है कि ज़मीन का मालिक कौन है, मोहन वल्द राजा राम। वल्द का मतलब इनके पिताजी का नाम, वल्दियत बोलते हैं ना, वल्द राजा राम। इनके गांव का नाम है अमरपुरा। ये वल्द शब्द जो है पिता से है, ये चूँकि पुराने उर्दू के अभिलेख है होते हैं, इसीलिए ऐसा किया गया है। आमतौर के बच्चे तो हिंदी नहीं समझ पाते हैं, इसको ऐसे मानिए कि मोहन पुत्र राजा राम, मतलब मोहन सन ऑफ राजा राम। ये कहाँ के निवासी हैं, गाँव अमरापुरा। ये ज़मीन के मालिक हैं, ओनर ऑफ दिस लैंड। इनके पास कितनी एरिया है, वो है 0.75 हेक्टेयर। इनका देखिए रिकॉर्ड बता रहा है। फिर दूसरे तब क्या कह रहा है यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान के नाम और बटाई का हिस्सा। क्या इन्होंने बटाई पर दिया है खेत, जैसे बहुत लोग खेती करते हैं या उनके पास उतना समय नहीं है या उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो अपने खेत को क्या करते हैं, किसी को दे देते हैं कि भैया तुम ये काम करो। बटाई का मतलब ये है कि तुम इतना अपने सब काम करो, जो भी एल्ड होगा, जो उत्पादन होगा, इसका इतना हिस्सा तुम हमको मत देना, मतलब हम लोग आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो वो कहता नहीं। फिर क्या कहता है, इस साल में जोती गई ज़मीन, फसल, क्षेत्र, अन्य फसलें। वो कह रहा है कि इन्होंने सोयाबीन बोया था, कितने एरिया में, इतने में, मतलब पूरे क्षेत्र में इसने किस चीज़ की बुआई किया है। वो कह रहा है कि मोहन ने सोयाबीन बोया था। प्रतिभूमि मतलब प्रति का मतलब प्रतिभूमि मतलब वेस्टलैंड, दो तरह से हो सकती है, या तो बुआई नहीं किया गया हो या डेजर्ट हो, उस टाइप का हो, जहाँ पर खेती लायक कोई ज़मीन ही नहीं है, तो उसी को कहते हैं दैट इज़ नोन एज वेस्टलैंड इन इंग्लिश। कि वेस्ट मतलब क्या हो कि वहाँ पर कोई भी खेती नहीं की जा सकती है। और कहता है कि अगर और भी कोई सुविधाएं हैं, रिकॉर्ड हैं, रिमार्क कालम में कहता नहीं। अब देखिए दूसरे पर आते हैं। अब वो कहता है कि इनका खेत के बारे में मोहन वल्द, ये तो बता दिए ना, अब इनके बारे में बता रहा है जिससे लड़ाई हुई। रघुराम वल्द रतन लाल ग्राम अमरपुरा ज़मीन का मालिक है, मतलब रघुराम पुत्र रतन लाल, रघुराम सन ऑफ रतन लाल कहाँ के निवासी हैं, ही इज़ रेजिडेंट ऑफ विलेज अमरापुरा
है ना, गांव के निवासी है, यही ज़मीन के मालिक हैं। इनके पास कितनी ज़मीन है? 3 हेक्टेयर है। इन्होंने बटाई पे किसी को नहीं दिया है। ये अपने खेत में गेहूँ बोते हैं और गेहूँ कितना बो रहे हैं? 2.5 हेक्टेयर में। लेकिन ऐसा नहीं कि इतना ही बो रहे हैं, कह रहे हैं इनके पास और भी ज़मीन है, तो उसमें क्या कह रहे हैं वो कि यह जो है 0.25 देखिए लाइन में दिया गया है, इसमें अन्य फसलें या पड़ती ज़मीन भी हो सकती हैं। है ना। फिर इनका और भी रिकॉर्ड बता रहा है उस क्षेत्र में क्या सुविधाएं हैं। इनके पास एक कुआं है जो कि चालू हालत में काम करता है। दूसरे तरफ फिर क्या कहते हैं, यहाँ पर है देखिए मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान। सरकारी घास का मैदान मतलब इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राम सभा की ज़मीन। मतलब न तो वो रघु का है न तो वो मोहन का है, वह सरकारी ज़मीन है। इस पे किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। इसको वैसे जो होता है गांव के प्रधान या उस क्षेत्र के मिलकर के लोग अक्सर क्या करते हैं, पट्टे पर देते हैं, लीज पे देते हैं, है ना, रख रखाव के लिए या भूमिहीन कृषकों को। वो कहता है कि यहाँ पे 6 एकड़ सरकारी ज़मीन है, इसके बारे में कहता कुछ नहीं है। यहाँ पर चरागाह है, मतलब क्या है, यहाँ पे चरागाह मतलब पशुओं को चरने की जगह है, एक कुआं चालू हाल। तो अब आप ये देख रहे हैं कि गांव का ये पूरा रिकॉर्ड उस क्षेत्र का बता दिया। अब कहता क्या, इधर आगे आप आइए, यहाँ से पूरा समझ में आपको आ जाएगा। अब गांव है अमरापुरा, परवारी का इसका रिकॉर्ड है। मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है ना। अब ये देखिए यहाँ पर हम इसको ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसको आप देख लीजिएगा। नक्शे पर कैसे दिखाया जाता है, नक्शे पर जो ऊपर को होता है वो नॉर्थ कहलाता है, नीचे साउथ कहलाता है, और जो आपका राइट साइड होता है वो क्या होता है, वो वेस्ट मतलब पश्चिम होता है, इधर पूर्व दिशा में होता है। तो इनको अब अभी उससे देख कर सकते हैं, किसी में दिखाया गया है कि खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, और इसके पूरे गांव का रिकॉर्ड दिखा रहा है कि ये एक सीमा है, यहाँ पर एक कुआं है। फिर यहाँ पे बता रहा है कि ये पक्की सड़क है, तो पक्की सड़क का निशान देखिए, उसने ऐसे बताया यहाँ पक्की सड़क जा रही है। फिर उसने दिखाया है कि कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क इसमें कहीं होगा यही पर, ठीक है ना। फिर वो दिखाता है कि यहाँ पर पेड़ है, आबादी है, मतलब क्या है, गांव की पूरा स्थिति को वो बता रहा है क्या कैसे है, ठीक है। पक्की सड़क ये है। अब ये देखिए लेखपाल की या राजस्व के रिकॉर्ड का फ़ायदा क्या है। वो कह रहे हैं किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए इनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार इनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते, लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहते हैं। अब देखिए, अब तो चूँकि कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर का ज़माना है, इसलिए किसी भी रिकॉर्ड को पाना बहुत आसान काम हो गया है। आप अपने क्लिप पे, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर पे सभी सूचनाएं ले सकते हैं। देखिए पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर मान लीजिए आप ही को कहना हो कि भाई रघु ने हमारा खेत कब्जा कर लिया है, तो पहले क्या करेंगे, आप जाएंगे पटवारी से कहेंगे भैया हमारे हमको उस क्षेत्र का नकल मतलब क्या है, जो खसरा खतौनी है उसका ट्रू कॉपी है ना, एक तरह से फ़ोटो स्टेट देता है, तो वो लेगा, देखेगा,
है ना, फिर उस हिसाब से कार्य करेगा अपना क्या करना है। लेकिन अब कहते हैं अब चूँकि कंप्यूटराइज्ड हो गया है, अब दूसरी बात क्या है, कहता है रिकॉर्ड की ज़रूरत भी क्यों पड़ती है। मान लीजिए हमने कहा कि भाई हम अपना खेत बेचना चाहते हैं, तो चक्कर कि आप खेत तो अपना वही बेचेंगे जो आपके नाम है, ऐसा तो नहीं दूसरे खेत बेच देंगे। तो उसमें आपका अधिकार दिखता है खसरा खतौनी में, खसरा में आपको खतौनी में दिखता है कि आपका अधिकार क्या है, मतलब अपनी भूमिका किस तरीके से प्रयोग करना है, दिस इज़ योर राइट। लेकिन आपको कैसे मालूम होगा कि आपके पास क्या रिकॉर्ड रेवेन्यू डिसाइड करता है कि नहीं, रेवेन्यू के रिकॉर्ड में आप किस चीज़ों के कितने अधिकारी हैं। तो कहता है ऐसे रिकॉर्ड के लिए ही जो है ये लेखपाल की ज़रूरत पड़ती है जो कि रखता है। अब क्या कहता है, जैसे एक किसान दूसरे किसान ज़मीन खरीदना चाहता है, एक किसान अपनी फसल को बेचना चाहता है, एक किसान को ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्जा चाहिए, एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, एक किसान ज़मीन अपने बेटे और बेटी बांटना चाहता है। ठीक है, मान लीजिए अब पता था किसान को रघु को ले लीजिए, पता था रघु जो है सोचे कि पानी अपने खेत गांव में क्यों डालें, हम तो मोहन के खेत में चलते कुआं खोद आते हैं, है ना, पानी वहाँ से निकालेंगे, उनका खेत जाएगा, पानी का इस्तेमाल हम करेंगे। तो अब करिए कि ऐसे तो रिकॉर्ड में देखा जाएगा ना कि जिस क्षेत्र में आप कुआं खुदाई करना चाह रहे हैं वो आपका है किसी और का है। दूसरा, आपने बैंक से कहा भाई कि हमको अब हमें कुछ बैंक चाहिए, हमें क्या चाहिए, कर्जा चाहिए किन्हीं कारणों से, चाहे वो फसल बर्बाद हो गई या खाद बीज के लिए चाहिए, तो गाँव पहले ये देखेगा ना बैंक कि आपके पास वो ज़मीन आपके नाम से है भी कि नहीं, जिसको कि आप चर्चा करके लोन लेना चाहते तो उसके लिए ज़रूरत पड़ सकती है। फिर क्या है, अब पिता जो है अपने ज़मीन को जो है अपने बेटे बेटियों में बांटना चाहता है तो 20 की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पूरे रिकॉर्ड की वो चर्चा करता है, इसको सभी जानते हैं। किसान कई बार फसलें बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कहीं कुआं खोद लेते हैं, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग आपके काम का निरीक्षण करते हैं। अब आपने देखा हुआ खसरा में पूरे डिटेल बताया गया है कि कहाँ पर क्या चीज़ है, तो कहते हैं इसमें अगर आप किसी समय चेंज करेंगे किसी चीज़ को, आपने मान लीजिए कहा कि भाई अब की बात हम गेहूँ बोएंगे ही नहीं, अब की बात तो हम यहाँ पे एक कुआं भी खोद लेंगे, तो ये जो भी आप रिकॉर्ड में चेंज करेंगे वो उसका रिकॉर्ड जो है वो रेवेन्यू के पास होगा। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका आदि, मतलब कई तहसील भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में तहसील कहा जाता है, तालुका कहीं और भी कहा जाता होगा। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों के निपटाना होता है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि आप सोचेंगे कि अगर डीएम के नीचे जो है कौन है, तहसीलदार है, तो एसडीएम कौन होता है, उप जिलाधिकारी कौन होता है। उप जिलाधिकारी के पास टोटलिटी में पावर होता है, लेकिन चूंकि वो राजस्व की बात कर रहा है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी चूंकि तहसीलदार के पास आ जाती है, डीएम के पास, इसीलिए वो कहता है कि तहसीलदार इज नेक्स्ट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कहीं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं, जैसे हरियाणा वगैरह में आप चले जाएंगे दे नो इट बाई डीसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। अच्छा, उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड का सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होता रहे। ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को भी ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण आदि जारी करते हैं। अभी दिखा रहा है कि जिलाधिकारी से नीचे के लेवल पर लेखपाल के पास तक जाते हैं, लेकिन लेखपाल का काम केवल ही रिकॉर्ड ही नहीं है ज़मीन का, वो कहते हैं कि वो जाति प्रमाण पत्र भी जारी कर सकते हैं, है ना। तो माना कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद उच्चाधिकारी इस पर दस्तखत करते हैं, लेकिन जब तक वो इनिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो उस गांव का अधिकारी है, तो आगे उस कार्रवाई को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर उससे कहाँ पर सुना जा रहा है, तहसीलदार के दफ्तर में। अब एक नए कानून के बारे में कह रहा है, हिंदू अधिनियम धारा 2005
है ना। इसको क्यों चर्चा कर रहा है? जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं के हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेत परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और वह अब देखिए क्या है, 2005 कथा इस एक्ट के आने के पहले एक अनुवांशिक, जिसको बोलते हैं ना, मतलब कि आपको जो है पिता की जो ज़मीन थी एक तरह वो केवल बेटों के अंदर बांटी जाती थी। तो सरकार कई जगह मामले आए, बेटियों ने कहा मुझे भी ज़मीन चाहिए, मैं भी तो उसी माता पिता की संतान हूँ। फिर माँ को भी अलग थलग कर दिया गया। जब अगर बाप मर गया या बाप ने अपने बेटों के नाम लिख दिया, अब बेटों ने माँ को तिरस्कार कर दिया, बेटियों को अलग कर दिया, तो वो कहाँ से जाएंगे? इसी को ध्यान में रखते हुए इस कानून को पास किया गया। अब फिर देखिए उसको कैसे समझा रहा है कि सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और उसके पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने जाती थी। उसकी मां ने पटवारी से कहा ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका है ना, मतलब देखिए मां का भी आ गया और दोनों बेटियों के नाम रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ बड़ी आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटे की वजह से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इस निश्चिंता में रही कि वो ज़रूरत पड़ने पर अपने हिस्से की ज़मीन को काम में चला सकती है। अब देखिए उसी की कहानी को महिलाओं के बारे में एक है, उसके बाद चर्चा नहीं कर। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या? कर हमारा कोई अधिकार ही नहीं। उसी को चर्चा कर रहा है, जिससे एक्ट बनाया गया। बता दिया गया है कि मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, मतलब तुम्हारा अधिकार नहीं है। यू डोंट हैव एनी राइट फॉर दैट। लेकिन मुझे चाहिए घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। कहता है भैया कि हमको तुम उसी में से अधिकार दो, ये मत कहो कि हमने शादी कर दिया, तुम्हारी शादी में इतना पैसा लगा दिया है, दहेज दिया, ये दिया है, इसीलिए आपके पास कोई राइट नहीं है। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासतौर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था, जो पुलिस व्यवस्था। दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में, पटवारी के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया, दूसरे बारे में पटवारी की भूमिका। इनके नाम का विभाग के अन्य लोगों के साथ निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस, थाना, बीज नक्र एंड सो ऑन। ठीक है, 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि उनको कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। अब ये देखिए, उसने कहा है
कि गांव के क्षेत्र में कोई उतने काम नहीं है ना। कई समितियां होती, कई सार्वजनिक सब कार्य होते हैं, तो वो उनकी चर्चा करके एक उदाहरण दिया है। जैसे कि अगर आपके पास ये समस्या आती है, माने कहता क्या है कि वो तो अभिलेख कानून व्यवस्था की बात आ गई, लेकिन अन्य भी सरकारी सुविधाएं तो आपको दी जा रही हैं। अगर वहाँ पर नियंत्रण करना है तो आपको कैसे क्या करना है, वही आपको देखना है। तो उसने कहा कि बहुत सी समितियाँ होती हैं, बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर जो कि उस ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं। उदाहरण के लिए एक राशन की दुकान, अब राशन की दुकान में क्या होता है, कैसे होता है, क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो उनके बारे में आप क्या, सार्वजनिक सफाई का उदाहरण मैं देकर चल रहा हूँ। क्या कहता है, क्या आप उनके बारे में, काम के बारे में क्या देखा। यह दुकान खुली हुई थी, 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड बने थे, येलो कार्ड। सबने चावल और चीनी खरीदी और मिट्टी का तेल नहीं मिला। अब वो कहते हैं कि भाई सबको ये तो मिल गया, तो पीले कार्ड की बात कर रहा है, ठीक है। नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, यह 2 गाँव के लिए है, मतलब ये राशन की दुकान, फिर कहता है कि हर गांव का अलग नहीं है, 2 गांव के लिए इसने दिखाया है कि एक राशन की दुकान है। कहने का मतलब यह है कि राशन के दुकान का भी जो है जुरिडिक्शन, मतलब अधिकार क्षेत्र अधिक हो सकता है। ये ऐसा हो जरूरी नहीं कि हर एक गांव के लिए एक राशन की दुकान हो सकता है कि एक राशन की दुकान में कई गांव के लोगों को शामिल किया गया हो, कई गांवों को शामिल किया गया। फिर कहता है, कहता है इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है। उन्हें राशन कार्ड की ज़रूरत है। भाई वो पीले राशन कार्ड की बताया, राशन कार्ड से आपको कैसे मिला है, तो पहला काम आपको राशन कार्ड बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, राशन कार्ड कहाँ बनेगा, यह तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है। ये भी देखिए आपका अधिकार बताइए, एक उदाहरण देख बता रहा है। फिर जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं, अब वो कहते क्या है, उनकी समस्याएं हैं क्या हैं कि मिट्टी के तेल की आपूर्ति नहीं हुई है जबकि चाहिए था। लोगों की समस्याएं, चावल बड़ा ख़राब आता है, मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं है, ठीक। अब ये दिखा रहा है कि इस तरह की भी समस्याएं आती हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए उनके बारे में वो चर्चा कर रहा है कि आप अपनी बात को कैसे कर सकते हैं। फिर क्या कहते हैं कि उनका सुधार के लिए कर सकते हैं, अच्छा चावल आए, मिट्टी की तेल मिले, राशन की दुकान रोज़ खुले। अब वही कहता है कभी कभी कोटेदार क्या करते हैं, एक दिन करेंगे 2-4 दिन बंद रखते हैं, है ना। अब बेचारा जो गरीब आदमी है कुछ बोल भी नहीं पाता है, क्योंकि अधिकांश दबंग लोगों के पास होता है ना। और तो होता क्या है, तो वो कह रहा है क्या कि भाई आपके सामने ये भी समस्याएं हैं कि दुकान समय से खुले, चावल अच्छा है। भाई हो सकता है कि 2 कोटेदार जो चावल आ रहा है उसको कहीं बाहर बेच रहा हो, अच्छा चावल सरकार दे रही हो, उसको बेच करके सड़ा चावल आपको दे रहा है। और मिट्टी का तेल अगर आता हो तो कहता नहीं आया ही नहीं है। तो नहीं आ रहा है तो आम आदमी सुन कर चला जाता है, वो मिट्टी तेल कोटेदार बेच दिया और आपके नाम पर उसको खारिज कर दिया रजिस्टर में कि फला को 2 लीटर, फलाने को 3 लीटर, फलाने को 4 लीटर तेल दिया गया, उसका रिकॉर्ड पूरा होगा। तो मतलब वो कहता है कि इन एडिशन टू रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यू आर लाइकली टू फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम in village area. For that what you have to do, that you have to seek how to resolve the issue. मतलब इन समस्याओं को के अलावा आपको और भी समस्याएं आ सकती हैं, तो उनका उसने एक उदाहरण के साथ आपको दिया है कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कोई चीज़ बताने की नहीं रह गई है, जो चीज़ें थी बता दिया गया है। उसने हर एक चीज़ को पार्ट वाइज समझाया कि पुलिस का क्या काम होता, पटवारी के 2 काम बताइए, तहसीलदार का क्या काम होता, ऐसे ऐसे करके। एक बिटिया की चाह, अभी पूछा जाता है कहानी कहाँ का डिटेल दिया हुआ है, कहाँ से, कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है, क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है, क्यों, मतलब हम सबको चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए वहाँ पर जैसे उसने कह दिया बिटिया की चाह, अब उसकी भी इच्छा क्या है कि अपने पिताजी की संपत्ति में उसको भी अधिकार मिले, उसके पिताजी की संपत्ति में उसके माँ को भी अधिकार मिले।
तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा होता है। आशा है कि मैंने ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले ग्राम प्रशासन या उनकी जितनी समस्याएं हैं उनको तोड़ तोड़ करके समझाने की कोशिश किया है, और आशा है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ भी जाएंगे पढ़ने के बाद। और अगले टॉपिक में हम नए विषय के साथ आएंगे। टिल देन, बाय बाय।